वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 24 अक्टूबर 2020 है और आज हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हिटिंग वेयर इट हर्ट्स। ये इंडिया और यूएसए के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। ए लीडर फॉर डिफिकल्ट टाइम्स, G20, सऊदी अरेबिया और इंडिया, ये 3 चीज़ें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। सेंटर्स ब्यूरो सीबीआई जो है, क्या ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ना होकर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ब्यूरो है इन्वेस्टिगेशन का? एक प्रश्न यहाँ पर हम पूछेंगे और इसके आंसर को ढूंढने की तलाश करेंगे। और 4th आर्टिकल जो है द फॉरगॉटन जनरेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आर्टिकल रिलेट करेगा। आपके सिलेबस के ऊपर अगर आप नज़र डालें, आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्ज़ाम्स हैं, तो यू विल फाइंड कि जो इंटरनेट है, सोशल मीडिया, गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, प्रोज कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया, मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेट, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट हैं और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप सोच रहे होंगे कि आज का मोटिवेशनल कोट कहाँ पर है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोटिवेशन इन दिस आर्टिकल, राइट। सिलेबस के साथ तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन आई ट्राई टू शेयर सम टिप्स विथ यू गाइस। डियर फ्रेंड्स, हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर फिलहाल नवरात्रि सेल चल रहा है। 26 अक्टूबर 2020, यानी कि अब 2 दिन बचे हैं इस नवरात्रि सेल के। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट पाने के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल करें, नवरात्रि 5। और आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। और वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी IQ के बारे में ज़रूर बताइएगा। यूएसए में फ़िलहाल क्या चल रहा है? यूएसए में इलेक्शंस, राइट, इलेक्शंस की तैयारी हो रही है। 3 नवंबर को यूएसए के लोग जो हैं वो वोटिंग करेंगे। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हैं वो होने वाले हैं और मिस्टर ट्रंप जो हैं वो अब फुल एक इलेक्शन के मोड में है, एक लंबे टाइम से इलेक्शन के मोड में है ऑफ कोर्स। और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2016 में, आई एम नॉट श्योर कि उस टाइम पर आप में से कितने स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर करते थे या फिर करंट अफेयर्स के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स या फिर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अभी 1-2 साल से तैयारी की है, तो एक ब्रीफ बैकग्राउंड आपको दे दूँ कि 2016 में जब मिस्टर ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बनने के लिए या जो पॉलिटिकल रैलीज कर रहे थे, तो उस टाइम पर उन्होंने रिटोरिक जिसको कहते हैं या फिर फॉरगेट अबाउट रिटोरिक वर्ड, राइट, मैं आपको एक लेमन्स लैंग्वेज में, आम आदमी की भाषा में समझाता हूँ। मिस्टर ट्रंप जो हैं उन्होंने ये कहा कि यूएसए में बाहर के लोग आते हैं, राइट, इमिग्रेंट्स जिनको हम कहते हैं। इमिग्रेंट्स और माइग्रेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? इमिग्रेंट, अगर भारत में कोई बाहर से व्यक्ति आता है देन वी कॉल दैट पर्सन इमिग्रेंट। और हमारे देश में से कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाता है देन वी कॉल देम माइग्रेंट्स। ओके, तो यूएसए के उस टाइम पर जो मिस्टर ट्रंप जो हैं प्रेसिडेंट उस टाइम पर नहीं थे, लेकिन उनके कैंपेन में ये था कि बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं और हमारी जॉब्स चुरा लेते हैं, हमारी जॉब्स छीन लेते हैं। उन्होंने ये बताया कि वो मेक्सिको के लोगों को रोकेंगे, दुनिया के दूसरे देशों में हमारे देशों की, हमारी कंपनीज़ की फैक्ट्रीज़ जो हैं वो दूसरे देशों में चली गई है तो वो वापस घर बुलाएंगे, यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, यहाँ से सामान बेचा जाएगा, अगर ये नहीं किया तो टैक्स ज़्यादा होगा, एंड बहुत सारी ऐसी बातें बताई। क्या ये सारी बातें प्रैक्टिकल हैं? द आंसर इज़ नो। फिर एक और चीज़ मिस्टर ट्रंप जो बार बार एक चीज़ के ऊपर फोकस करते आए हैं वो ये है कि वो ट्रेड डेफिसिट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। कि ट्रेड डेफिसिट के बारे में ब्रीफली बता दूं, मान लीजिए कि दिस इज़ मिस्टर एक्स और मिस वाई। अब ये दोनों एक दूसरे को सामान बेचते हैं, एक दूसरे से सामान खरीदते हैं। तो लेट्स से कि एक्स ने वाई को 5 रुपये की चीज़ें बेची और वाई ने एक्स को 10 रुपये की चीज़ें बेची। तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो किसके पक्ष में, मीन्स ट्रेड सरप्लस में कौन है? ऑफ कोर्स वाई है, क्योंकि वाई ने 10 रुपये का सामान बेचा है एक्स को और एक्स से 5 रुपये का सामान, तो 5 रुपीज़ ट्रेड डेफिसिट जो है वो
एक्स डेफिसिट में है यहाँ पर जब वो वाई के साथ ट्रेड करता है। तो ऐसा लगता है कि ये तो गलत है। वाई जो हैं उनको भी ज़्यादा सामान ख़रीदना चाहिए एक्स से। तो यूएसए के प्रेसिडेंट ऐसी चीज़ों को देखते हैं, उन्होंने हमेशा ट्रेड डेफिसिट के ऊपर फोकस किया है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, एक देश के साथ अगर आपकी सिचुएशन ये हो सकती है, लेकिन बाकी के जो 190 प्लस देश हैं उसमें से ज़्यादातर देशों के साथ अगर आप सरप्लस में हैं, फिर सिर्फ ट्रेड ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड ही सारी रियल तस्वीर नहीं दिखाता है। व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट? अगर आपके देश ने दुनिया की दूसरी कंपनीज दूसरे देशों में, आपके देश की कंपनीज ने दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ से प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो तो आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी जो जो विजिबल चीज़ें हैं, जो जो ईजीली समझ में आती है या फिर पॉलिटिकली थोड़ा बहुत हॉट टॉपिक होता है, तो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी उन्होंने फोकस किया है और बहुत सारे देशों को कहा कि आप कट डाउन कीजिए। भारत के पीछे भी पड़ गए थे और भारत को भी काफ़ी उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उन्होंने उठाए थे। तो ये एक ओवरऑल बैकग्राउंड मैंने आपको दिया है यहाँ पर, राइट। अब वो अच्छे हैं बुरे हैं, राइट, वो यूएसए के लोग तय करेंगे। भारत में जो भी मीन्स, अगर मिस्टर ट्रम्प फिर से जीतते हैं या फिर बाइडन जीतते हैं, कोई भी जीते, राइट, हमारी जो ये मिनिस्ट्री है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, उनको फिर सीखना होगा कि अगर सेकंड टर्म में आते हैं तो फिर क्या क्या चीज़ें होगी, अगर नए प्रेसिडेंट आते हैं तो फिर क्या क्या करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमें ट्यून अप करनी पड़ेगी। एंड आई एम श्योर वी विल बी एबल टू डू इट वेरी वेल, विल ट्राई आवर बेस्ट। तो अब ये जो लेटेस्ट डिसीजन है वो ये है कि जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसको और ज़्यादा मुश्किल बना दिया है, और B1 बिजनेस वीज़ा जो हैं उनको टेम्पररीली आप कह सकते हैं कि बंद ही कर दिया है। तो इसकी इम्पैक्ट भारत की उन सारी कंपनीज़ के ऊपर होगी जो अमेरिकन कंपनीज़ को ऑन साइट वर्क प्रोवाइड करते हैं। कि हमारे यहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं, इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स, यूएसए में जाकर, एक अमेरिकन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंडियन कंपनी को और कुछ टेक्निकल चीज़ों की या फिर कुछ डेवलपमेंट की आवश्यकता है, तो फिर यहाँ से कुछ इंडियंस वहाँ पर जाएंगे 5-6 महीनों के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, और फिर वहाँ पर अमेरिकन फर्म में जाकर काम करेंगे, और फिर जब उनका ट्रेन्योर ख़त्म हो जाएगा तब वो वापस यहाँ पर आ जाएंगे, या फिर अगर उनको कोई अच्छा पैकेज मिल जाता है तो फिर वहाँ पर भी रह सकते हैं, व्हाटएवर। तो ये जो वीज़ा है इसके ऊपर मिस्टर ट्रंप ने 31 दिसंबर 2020 तक इसके ऊपर एक फुल स्टॉप लगा दिया है। ये बताया जाता है कि इस डिसीजन की वजह से 22 जून 2020 को ये जो डिसीजन लिया गया है, इसकी वजह से 219,000 जितने वर्कर्स के ऊपर इसकी इम्पैक्ट होगी। और ये सिर्फ लोगों के ऊपर और कंपनीज़ के ऊपर इम्पैक्ट नहीं है, ये हमारे देश के ऊपर भी एक इम्पैक्ट है, क्योंकि हमारा देश जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में इतना बेस्ट नहीं है। इसीलिए हम मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। हमारे देश में क्या हुआ कि हमारा देश आज भी खेती प्रधान देश है, 50% जितनी पॉपुलेशन खेती बाड़ी के साथ जुड़ी हुई है। अब मैन्युफैक्चरिंग 3 सेक्टर्स जो होते हैं इकोनॉमी के, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शियरी। तो ये जो टर्शियरी है इसमें सारी चीज़ें, सर्विसेज जो हैं वो इसका पार्ट हैं। अब एक ऐसा देश जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है तो नेचुरली वहाँ पर ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सर्विस, ज़्यादा हॉस्पिटल्स, ज़्यादा स्कूल्स, राइट। तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता ज़्यादा होगी क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो हमारे देश में खेती बाड़ी से डायरेक्टली सर्विस सेक्टर जो है वो एक्सपांड हुआ, मैन्युफैक्चरिंग इतना ज़्यादा एक्सपांड नहीं हुआ। ये एक बेसिक रीज़न है, पॉपुलेशन जो है इसका एक मेन कारण है। अब धीरे धीरे इसका मेन कारण यानी कि सर्विस सेक्टर का डायरेक्टली डेवलप होने का मेन कारण है पॉपुलेशन। अब हम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी फोकस करें, लेकिन सर्विसेज में हम काफ़ी अच्छे हैं। तो यूएसए से हम सामान खरीदते हैं, हमें उनको भी बेचते हैं, लेकिन सर्विसेज एक ऐसी चीज़ है जो भारत का कैश काव है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम सर्विसेज से, हमारी इकोनॉमी में भी अगर आप देखें जीडीपी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्विसेज के द्वारा दिया जाता है। तो ऐसा डिसीजन जो यूएसए ने लिया है, इसकी इम्पैक्ट मीन्स भारत को इसके ऊपर अब फ़िलहाल तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इलेक्शन मोड इज़ ऑन। लेकिन 2+2 की जो मीटिंग होगी उसमें हमें हार्ड नेगोशिएशंस करने चाहिए।
यूएसए में जॉबलेसनेस जो है वो 14.7% तक पहुंच गई थी ड्यूरिंग दिस अप्रैल 2020 लॉकडाउन, और लॉकडाउन टाइप सिचुएशन जो हो गई थी वहाँ पर। एंड दूसरी एक और चीज़ के, क्योंकि जॉबलेसनेस बढ़ गई तो वहाँ पर जॉब्स को, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ खींचने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है, ये सारी बातें बताई जाती हैं। एज यू कैन अंडरस्टैंड के इलेक्शन का माहौल चल रहा है। एनीवे, सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, कौन जीतता है और कैसी नई पॉलिसीज़ हमें देखने को मिलती हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ए लीडर फॉर डिफ़िकल्ट टाइम्स। सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है। और सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिलेशनशिप जो हैं ये काफ़ी एक हिस्टोरिक रिलेशनशिप हैं। व्यापार जो हैं, कल्चर और व्यापार के लिंकेजेस की बात करें तो थर्ड मिलेनियम बीसी, आज से 2300 ईयर्स पहले से दोनों देश जो हैं वो थोड़ा बहुत व्यापार करते थे। एज यू कैन सी के ये है सऊदी अरेबिया, रियाद इसका कैपिटल है। एक तरफ है पर्शियन गल्फ, दूसरी तरफ है रेड सी। यहाँ पर बहुत सारे देशों के साथ, जॉर्डन है, इराक, कुवैत के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। देन यू हैव कतार, यूएई, ओमान, यमन, ये सारे देश हैं। मक्का और मदीना काफ़ी के बहुत ही इम्पोर्टेंट एक धार्मिक स्थल हैं मुसलमानों के लिए, वो भी यहाँ पर हैं सऊदी अरेबिया में। और बाकी यहाँ पर एक एम्प्टी क्वार्टर है, ये सबसे बड़ा एक डेजर्ट है जो हम कहते हैं सैंड ड्यून्स वाला डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर है, राइट। वैसे सहारा डेजर्ट जो है वो सबसे बड़ा है, लेकिन सैंड ड्यून्स सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं। बाकी दूसरी चीज़ें आप जानते हैं इसके बारे में, ऑयल प्रोडक्शन में नंबर 1 है या फिर टॉप 5 प्लेयर्स में से एक हैं, और एक इस्लामिक देश है, राजाशाही है यहाँ पर। एंड दैट्स इनफ, इज़न्ट इट। बैकग्राउंड के बारे में इनफ चीज़ें हो गई। 2019 में मोहम्मद बिन सलमान, वहाँ के जो प्रिंस हैं, जिनको MBS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो MBS भारत की यात्रा पर यहाँ पर आए हुए थे, और दोनों देशों के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं। G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ जो हैं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ का ये जो ग्रुप है, तो 2020 से 2022 तक सऊदी अरेबिया जो है वो इसका प्रेसिडेंट है। G20 का प्रेसिडेंसी फ़िलहाल सऊदी अरेबिया के पास है, और एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम में सऊदी अरेबिया G20 का लीडर बना है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जैसे ही लीडर बना और उसी कुछ ही टाइम के बाद ये कोविड-19 की लहर आई, और वी नो द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। और इस साल की थीम है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। अब सऊदी अरेबिया जो हैं ये कोविड-19 की वजह से भी, और दूसरे G20 देश और दुनिया के सभी देश, राइट, ओवरऑल अगर हम कहें तो रिसेशन, सबसे ख़राब रिसेशन आज तक का सबसे ख़राब रिसेशन जो है उससे पूरी दुनिया गुजरेगी। जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी वो तो कुछ नहीं, 2007-8-9 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो G20 ये कोविड-19 के सामने कुछ भी नहीं है। इतना ज़्यादा सीवियर रिसेशन जो है वो हमें फेस करना पड़ेगा, और इसके लिए G20 देश जो हैं वो मिलकर काम कर सकते हैं, और यही कोशिश सऊदी अरेबिया कर रहा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब ये मीटिंग के बारे में बात हो रही थी कि क्या इसकी मीटिंग करनी चाहिए, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मीटिंग कैंसिल हो गई थी, फिजिकल मीटिंग तो कैंसिल ही हो गई थी, लेकिन उस टाइम पर नरेंद्र मोदी साहब ने वहाँ के जो किंग हैं उनके साथ बातचीत की, और फिर ये तय किया गया कि एक वर्चुअल मीटिंग होगी। तो इंडिया ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल भी प्ले किया था। अब सऊदी अरेबिया जो है वो भी बहुत सारे रिफॉर्म्स कर रहा है। सऊदी अरेबिया को एक बहुत ही कंजर्वेटिव देश माना जाता है। एक शायद दुनिया में अकेला ऐसा देश था जहाँ पर महिलाओं को ड्राइविंग की भी परमिशन नहीं थी। वहाँ पर अगर आपको, आई थिंक ये लॉ आज भी है वहाँ पर, कि अगर महिला जो है वो अकेली बाहर नहीं निकल सकती, या तो उसका भाई या फिर उनका भाई या फिर बेटा, एडल्ट, राइट, बच्चे नहीं, एडल्ट अगर कोई उनका बेटा है तो फिर उनका हस्बैंड या फिर फादर, ऐसे कोई भी एक रिलेटिव जो हैं
उनके साथ होने चाहिए, अकेले आप बाहर नहीं निकल सकते। तो यू कैन इमेजिन कि एक बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, लेकिन अब धीरे धीरे सऊदी अरेबिया रिफॉर्म्स कर रहा है। और जो वर्ल्ड बैंक्स विमेन बिजनेस एंड द लॉ 2020 रिपोर्ट है, तो इसमें भी एक सबसे ज़्यादा स्पीडी रिफॉर्म्स और सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने वाला देश अगर कोई है तो सऊदी अरेबिया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सऊदी अरेबिया ने काफ़ी अच्छा रैंक हासिल किया है। सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर कहते हैं कि 3 पिलर्स के ऊपर सऊदी अरेबिया काम कर रहा है, और यही चीज़ें G20 को भी काम आ सकती हैं। एक है कि इनइक्वालिटीज़ को हटाना, महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, यंगस्टर्स के खिलाफ इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, एक चीज़। दूसरी, जो भी हम करें वी हैव टू मेक श्योर कि सस्टेनेबिलिटी जो है वो सारी चीज़ों का हार्ट रहे, राइट। एक कोर में सस्टेनेबिलिटी रहे, नेचुरल रिसोर्सेज का सदुपयोग करना, जुडिशियस उपयोग करना। और लास्ट जो है वो है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये 3 पिलर्स के ऊपर सऊदी अरेबिया काम कर रहा है, जो G20 को भी काम आ सकता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, G20 का एक फोरम है जिसका नाम है एम्पावरमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ वुमेन्स इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन, राइट। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जीके टाइप इन्फॉर्मेशन है, इसको आप याद रखिएगा। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हेल्थ और एजुकेशन में, जिसके बारे में आप जानते हैं, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम इन दिस आर्टिकल, डेट सस्पेंशन सर्विस इनिशिएटिव, DSSI। इसका मतलब क्या है? डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस के स्टूडेंट्स, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमने अभी कुछ दिनों पहले ही इसके बारे में बात की थी। 46 ऐसे देश हैं, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गरीब और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, ऐसे देशों को जो डेवलप्ड कंट्रीज़ को या फिर बड़े देशों को, G20 बड़े देश इन द सेंस बड़ी इकोनॉमीज़ को जो पैसे देने थे उसको डिले करने का एक डिसीजन लिया है DSSI के माध्यम से, डेट सस्पेंशन सर्विस इनिशिएटिव। मान लीजिए कि आपको किसी को 1 लाख रुपए देने हैं, लेकिन फैमिली में कोई बीमार हो गया, तो अगर वो व्यक्ति आपको कहे कि ये 1 लाख जो है वो आप नेक्स्ट ईयर दे दीजिए, फिलहाल आपके परिवार को इन पैसों की आवश्यकता होगी, तो दिस विल बी ए बिग रिलीफ फॉर यू। इन द सेम वे ये 46 कंट्रीज़ जो हैं उनको जो पैसे देने थे उसको डिले किया गया। ये देशों ने ये तय किया कि कोई बात नहीं, आपका पेमेंट आप बाद में कीजिएगा। तो इससे $14 बिलियन जो हैं, एस्टिमेटेड $14 बिलियन की लिक्विडिटी की एक रिलीफ मिल गई इस डिसीजन की वजह से। G20 इज ऑल्सो वर्किंग विथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू कॉम्प्लीमेंट दिस एफर्ट्स। ये जो एफर्ट्स हैं इनको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए G20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम कर रहा है। DSSI के माध्यम से एलिजिबल कंट्रीज़ को 75 बिलियन की राहत दी जाएगी, राइट। ये ऐसा नहीं है कि इतने पैसे माफ़, ये वेवर नहीं है, ये डिफरमेंट है कि आप बाद में पैसे पे कीजिए, अभी फ़िलहाल पे नहीं करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रिलीफ है। और 230 बिलियन का एक कमिटमेंट भी किया है G20 ने। इसके अलावा हेल्थ सिस्टम के लिए $21 बिलियन G20 के देशों ने इंजेक्ट किए हैं, और टोटल 11 ट्रिलियन का पैकेज ग्लोबल इकोनॉमी के लिए G20 देशों ने तय किया। अपने अपने देशों ने, जो भी भारत ने 22 बिलियन का पैकेज, तो ऐसे अगर आप कैलकुलेट करें तो, और ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है तो ये 11 ट्रिलियन की है पूरी दुनिया की, राइट। और ये G20 के द्वारा G20 इसके ऊपर काम कर रहा है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। और भारत और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप जो हैं, ये फ़िलहाल ये दोनों देश क्लोजली काम कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 तक सऊदी अरेबिया रहेगा और उसके बाद प्रेसिडेंट बनने वाला है इंडिया। तो आज से ही इंडिया एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है, तो दैट विल हेल्प इंडिया विद दिस इट्स प्रेसिडेंसी। फिर बात करते हैं सेंसस ब्यूरो के बारे में। महाराष्ट्र सरकार ने यह तय किया है कि CBI के पास इन्वेस्टिगेशन नहीं दी जाएगी। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस TRP का जो केस चल रहा है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो CBI ना करें और ख़ुद राज्य सरकार की एजेंसीज करें। ये डिसीजन लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। इससे पहले आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ ने भी इस प्रकार के डिसीजंस लिए हैं।
आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये सीबीआई जो है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था, केज्ड पैरॉट, पिंजरे में बंद एक तोता, जो अपने मास्टर जो भी कहता है उसको वही चीज़ ये तोता बोलता है, राइट। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ये डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे एविडेंस भी हैं कि अलग अलग सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने, फिलहाल बीजेपी की सरकार है तो फिर उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है, कई बार अपने हित के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इसका इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया है। तो अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है कि वो खुद अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचे। जनरली ये देखा गया है कि जब सीबीआई कोई इंक्वायरी होती है, कोई इन्वेस्टिगेशन होती है जो कोर्ट के द्वारा मॉनिटर की जाती है और सीबीआई फिजिकल इन्वेस्टिगेशन करता है, तो वो बेस्ट इंक्वायरीज होती हैं, वो बेस्ट इन्वेस्टिगेशंस होता है। लेकिन जब कोर्ट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया नहीं जाता और जब इन जनरल सीबीआई इंक्वायरी करती है तब उसमें पॉलिटिकल टच कई बार देखने को मिला है। तो ये पूरे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी एक चीज़ जो मेरे दिमाग में कई बार ये प्रश्न उठते हैं कि हमारे देश में स्टेट्स के पास ऐसी कोई एजेंसीज क्यों नहीं है। मैं तो यह कहूँगा कि सीबीआई को सारे केसेस, जो केस हॉट हों, जो कंट्रोवर्शियल हों, इनको हर बार सीबीआई को क्यों दिया जाता है। आपका लोकल पुलिस स्टेशन भी इतना कैपेबल होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, फॉरेंसिक और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं उनका आज एक व्हाट वी से एक मिक्सचर हमें देखने को मिलता है। तो इन्वेस्टिगेशन आज से 100 साल पहले जो था वो उससे कई ज़्यादा आगे हम निकल चुके हैं। और लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन, इसमें डिवीज़न होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको एक अलग क्वालिटी के लोग चाहिए, तो उनका रिक्रूटमेंट करना, जो आपके पुलिस में हैं उनका सिलेक्शन करना, उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर ना हो, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, ये सारी चीज़ें हमें करनी होगी। तब जाकर एक लोकल पुलिस स्टेशन जो है वो भी सीबीआई क्वालिटी वाला आपको एक इन्वेस्टिगेशन करके दे सकता है। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, बट सिस्टम की कमी है, राइट सिस्टम हमें चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, द फॉरगॉटन। देखिए कैसी अच्छी तरीके से यहाँ पर फॉरगॉटन लिखा है, 4G, फॉरगॉटन जनरेशन। ना वी ऑल नो कि बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स जो हैं वो मोबाइल फ़ोन में अपना समय बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि सर क्या आप नहीं करते हैं? टू बी ऑनेस्ट नहीं। काम के अलावा मैं मोबाइल फ़ोन का मिनिमम आप कह सकते हैं, जो भी मेरा वर्क है, दैट्स इट। उसके अलावा राइट, किसी का कॉल आया तो उठाया, दैट्स इट। बाकी आज तक ना तो मैंने कभी अपने फ़ोन में, ये स्मार्टफ़ोन की बात कर रहा हूँ, तो स्मार्टफ़ोन में ना तो मैंने कभी वीडियो गेम इंस्टॉल की है। मुझे याद नहीं कि अगर कोई, मैं आज से 10-12 साल पहले आई स्टार्टेड यूजिंग स्मार्टफ़ोन, उस टाइम के जो भी थे ब्लैकबेरी एक्सेट्रा, तो उसमें जो भी कुछ वीडियो गेम्स आती थी तो मैंने 1-2 बार शायद प्ले की होगी, याद नहीं। मीन्स आई वॉज नेवर एडिक्टेड टू इट। फेसबुक का एक ऐसा फेज़ आया जब मैंने उसको यूज़ करने की शुरुआत की। मैंने रिसर्च भी की है उसके ऊपर, एक मेरा मास्टर्स में रिसर्च का टॉपिक था, तो उस टाइम पर फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन इट वाज फॉर रिसर्च पर्पस, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। फिर उसके बाद एक लंबे टाइम तक मैं सोशल नेटवर्किंग के ऊपर नहीं था और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर कोई महानता की बात नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़, आप मेरा FB भी देख लीजिएगा, आई एम नॉट दैट मच ऑन इट। मैं लेक्चर्स को शेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल करता हूँ। सेम गोज़ विद द ट्विटर एज वेल। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या मुझे भी फ़ोटोज़ और ये सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स हर किसी को पसंद है, रिकॉग्निशन किसको पसंद नहीं है, हर किसी को पसंद है, लेकिन दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। फॉर्चुनेटली मुझे ये पता चल गया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको 100 लाइक्स मिले, 1000 लाइक मिले, 10,000 लाइक मिले, इट मे लुक गुड, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट आपके जीवन के ऊपर ऐसा कोई पॉजिटिव ऐसा नहीं है कि आपको 1000 लाइक मिले तो आप एक अच्छा इंसान बन गए, यू नो। तो ये अगर रिकॉग्निशन आप यहाँ पर ढूंढ रहे हैं तो ये एक, मैं आपको कहूँगा कि आप गलत रास्ते पर हैं।
और अगर आपका एडिक्शन है, अगर आप ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं, बहुत सारा कचरा भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, तो अगर आप वो देख रहे हैं तो आपको ये आदत चेंज करनी चाहिए, राइट। अगर आप एवरेज ये निकालते हैं, ये चेतन भगत ने एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आर्टिकल लिखा है कि लगभग एक दिन में यंगस्टर्स जो हैं वो 5 घंटे स्क्रीन टाइम होता है उनका। तो ये आपके जीवन का 1/3, वी आर टॉकिंग अबाउट 33% आपकी लाइफ जो है वो आपने स्क्रीन में ही बिता दी। और अगर आप दिन में सिर्फ 3 घंटे या तो फिटनेस को दे, या फिर 1 आवर यू गिव फॉर फिटनेस, 1 आवर फॉर लर्निंग न्यू स्किल, पियानो बजाइए, कुछ भी सीखिए नई चीज़, और 1 आवर अगर आपने किताब पढ़ने के लिए रखा है, कोई भी किताब, राइट, पॉडकास्ट सुन लिया, कोई किताब पढ़ ली, ऐसा कुछ किया आपने जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी, जिसके आपकी स्किल इम्प्रूव हो, तो ये आपको डेडली बना देगी। डेडली मीन्स आज की जनरेशन जो है, फिलहाल अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी वाइज हम सबसे एडवांस्ड ज़माने में हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग वाइज सबसे कमज़ोर लोगों के बीच में हम जीते हैं। तो सक्सेसफुल होना जो है, आपको जहाँ पर पहुँचना है वहाँ पर पहुँचना बहुत ही आसान है। थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे आप पहुँच जाएंगे, ट्रस्ट मी। लोग कहते हैं कि कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन है ही नहीं। टू बी ऑनेस्ट, कंपटीशन नहीं है सच में, राइट। बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे शायद, लेकिन आज नहीं तो कल ये तारीख आपको याद आएगी कि एक दिन किसी ने बताया था कि कंपटीशन नहीं है। रियली कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हर कोई शॉर्टकट और फटाफट फेमस, फटाफट पैसे कमाना, फटाफट ये वो इसमें लगा हुआ है। क्वालिटी वर्क करेंगे, यू विल बी सक्सेसफुल। एंड डजंट मैटर कि आप सक्सेसफुल का मतलब यह नहीं है कि आपके पास फेरारी हो, ये हो। आप कितने खुश हैं एट द एंड ऑफ द डे, राइट। आप कल जो थे उससे आज कहाँ पर हैं? 1% 0.% इंप्रूवमेंट हुआ है, यू आर गुड। धीरे धीरे ये ग्राफ जो हैं, धीरे धीरे करके ये आपको चेंजेस दिखाई नहीं देंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। ये स्मार्टफोन अगर हैं तो अगर ज़रूरत नहीं है तो बंद कर दीजिए ये स्मार्टफोन को, उसकी जगह पर एक नॉर्मल फ़ोन ले लीजिए अगर एडिक्शन है तो स्मार्टफोन का। दूसरी एक इम्पोर्टेंट साइंटिफिक चीज़, दिमाग जो है उसके 2 एरियाज होते हैं, एक लॉजिकल ब्रेन और एक इमोशनल ब्रेन। कभी वक्त मिला तो मैं इसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा कि इमोशनल ब्रेन जो है ये क्विक होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इमोशनल ब्रेन तक पहुँचती है। तो जब हम जंक देखते हैं, ज़्यादा सीरीज़ देखना, ये फिल्म्स देखना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जंक वाला पार्ट जो है, ये जंक फूड जितना हम लेते हैं उसी प्रकार से जितना आप बिंज वॉचिंग, जंक वॉचिंग करेंगे तो आपका इमोशनल ब्रेन जो है वो सेटिस्फाई होता रहेगा, लेकिन कॉग्निटिव ब्रेन जो लॉजिकल ब्रेन है उसको कोई भी नई चीज़ नहीं मिलेगी। और ये भी एक मसल की तरह है, अगर आप इसको एक्सरसाइज करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, वरना फिर ये बिगड़ जाएगा। तो ज़्यादातर लोग जो हैं ये जंक देखने लगे हैं और उनका जो लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और इसकी वजह से ही आपको देखने को मिलेगा कि छोटी छोटी बातों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एंगर और ये सारी चीज़ें होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका इमोशनल ब्रेन ही सिर्फ फंक्शन कर रहा है। जो लॉजिकल ब्रेन है, जो एनालिसिस कर सकता है, जो कह सकता है कि क्या गलत है क्या सही है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ है, जानबूझकर ये लिखा गया है ताकि ये चीज़ें हो, ये रिएक्शन हो, ये सारी चीज़ें वो एनालाइज ही नहीं कर पाते। वो सिर्फ इमोशन से ही चलते हैं कि मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, वो क्यों कहा, ये क्यों कहा। बट अब देखिए कि इसके पीछे एजेंडा क्या है। दे कैन नॉट सी थ्रू इट। ड्रग्स बैंड है हमारे देश में, लेकिन 4G बैंड नहीं है। 4G इन द सेंस कि बच्चों के हाथों में मोबाइल होना, बहुत सारे बच्चे पोर्न एडिक्ट हो गए हैं, यंगस्टर्स, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 13-14 ईयर के बच्चों के हाथों में ये सारी चीज़ें, उनको पता ही नहीं है, दे विल गो थ्रू देयर इमोशंस। दूसरी एक चीज़, चाइना के साथ हम कॉम्पीट करना चाहते हैं, दुनिया के साथ कॉम्पीट करना चाहते हैं। चाइना हमसे 5 गुना ज़्यादा पैसे वाला देश है, और हमारे यहाँ पर यंगस्टर्स किस चीज़ों में फंसे हुए हैं? इंटर रिलीजियस कपल की एडवर्टीजमेंट में, हिंदू मुस्लिम की बातों में, बॉलीवुड में कॉन्स्पिरेसी, कौन ड्रग्स लेता है, किसने किसको मारा, ये सारी चीज़ें। तो ये मोटिवेशन ही नहीं है, सिलेबस का पार्ट भी है। नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स अबाउट सोशल मीडिया, अबाउट इंटरनेट। तो उसके लिए ये आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज की हमारी डिस्कशन भी बहुत ही
इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको किताब भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, अपने ही एक्सपीरियंसेस से आप बहुत सारी चीज़ें शेयर कर पाएंगे। और लेट मी टेल यू वन थिंग, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहेंगे कि मैं रात को यूट्यूब या फिर कोई नेटफ्लिक्स कुछ भी देखे बिना नींद नहीं आती है, इज़न्ट इट? ओके, आपका फ़ोन जो है, लेट्स से अगर आप 11 बजे सोते हैं, 9 PM आपका फ़ोन जो है उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, और स्विच ऑफ करने के बाद आपका जो भी कबोर्ड है, ड्रॉवर है, वहाँ पर उस फ़ोन को रख दीजिए। और इस रात, आज रात फ़ोन को रख दीजिए, और आपके बेड के ऊपर जो भी एक किताब है या कोई बुक है, या फिर अगर आप माला करना चाहते हैं, राइट, या फिर चैंटिंग करना, जो भी आप जो भी करना चाहें, फ़ोन मत टच कीजिएगा। ऐसी कोई चीज़ जो है वो बेड के ऊपर रख दीजिए। लेट्स से बुक, राइट, तो एक बुक को आपके बेड के सेंटर पर रख दीजिए कि ये किताब जो है उसके 2 पन्ने, 5 पन्ने, 10 पन्ने में रीड करूँगा, मैं फ़ोन टच नहीं करूँगा। कितना भी क्रेविंग क्यों ना हो, थोड़े दिनों तक ये कीजिए, ये आदत छूट जाएगी और एक नई आदत, अच्छी आदत डेवलप हो जाएगी। And that's everything from my side. Thank you very much for watching this video. I'll see you soon with English version. उसके बाद daily financial news analysis, और फिर मुलाकात होगी डायरेक्टली मंडे को। तब तक के लिए एंजॉय करें स्टडीज़ को, और जो आज हमने बातें की है उसको ज़रूर सोचिएगा। ख़ास करके ये जो 4G वाली बात थी या फिर जो फ़ोन वाली बात थी, उसके ऊपर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत सारे आवर्स ऐड कर सकती है, प्रोडक्टिव आवर्स, दिन में, नॉट जीवन में, दिन में ही आपको 3-4 एक्स्ट्रा आवर्स मिल जाएगी। जय हिंद।